हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा वर्मा और ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। आखिर स्ट्रेस होता क्या है। इंजीनियरिंग फील्ड में, खासकर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में स्ट्रेस का एक अपना महत्व है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या होता है? जब भी किसी भी बॉडी पे या किसी भी कंपोनेंट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जो है वो डिफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मेशन है इसको वो बॉडी क्या करेगा, वो अपोज करेगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल से बताएं, जैसे ये बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, इसको खींचना चाह रहे हैं, तो क्या ये टूट गया? नहीं टूटा। हम इससे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये मटेरियल जो है ये अभी भी नहीं टूटा। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी क्या कर रहा है, ये अंदर से कोई रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा होगा जो अपने डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, बचा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस को डिफाइन करें तो स्ट्रेस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज एन स्ट्रेस इज एन इंटरनल resisting force, internal resisting force acting per unit area, acting per unit area। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मैं एक मेंबर बना रहा हूं, एक कोई कंपोनेंट बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे इसको 3D में बनाएंगे। इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। एक लोड इस तरह से होगा, दूसरा लोड जो है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जब इस बॉडी पे हम लोड लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहा होगा, इस लोड को रजिस्ट कर रहा होगा, इस अपने डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा होगा, रजिस्ट कर रहा होगा। कैसे रजिस्ट कर रहा होगा? क्योंकि ये जो मटेरियल बना है इसके अंदर में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्डिंग है, इसी की वजह से क्या होता है, ये मटेरियल जो है वो क्या करता है, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अगर समझें तो यहाँ पे एक कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इस बॉडी में कहीं पे क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। सपोज कि यहाँ पे ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न है, हमारा ये जो सेक्शन है जो इस बॉडी के अंदर में कहीं पे हम कंसीडर किए हैं, तो ये मेरा कंसर्न है। तो इस बॉडी को अगर हम दो टुकड़ा में अगर बांट के देखें, मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, जो बॉडी का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है कुछ इस तरह से। ये कुछ हम इस तरह से बना दिए। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है कुछ इस तरह से है। दूसरा पार्ट कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग लोड लगाए हैं, यहाँ पे P और यहाँ पे इस तरह से P। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि ये जो बॉडी है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्या कर रहा होगा, अंदर से एक रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे हम जो फोर्सेस है, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस है, कुछ इस तरह से हम यहाँ इसको ड्रॉ करें। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस है, ये पूरे एरिया पे, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जो कि क्या कर रहा है, इसके डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो रजिस्ट करेगा।
ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स जो हो गया वो आर हो गया। तो स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस का बात करें सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टिंग फोर्स है और जो पूरे यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखें, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात करें एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसको हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है उसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो ही फोर्स है, एक रेजिस्टिंग फोर्स है, एक हमारा एक्सटर्नल लोड है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम बना सकते हैं P माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो एक्सटर्नल लोड के बराबर होगा। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, P बाई ए। और यही फॉर्मूला जो है वो हम लोग हर जगह देखते हैं, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। अगर इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्वांटिटी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, और इसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेस, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्वांटिटी जो है 1 किलो पास्कल, मेगा पास्कल इस तरह से दिया रहता है। तो 1 किलो पास्कल का मतलब क्या हो जाएगा, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3 और पास्कल का मतलब हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर मेगा पास्कल अगर कंसीडर करें तो मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6, मेगा मतलब 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर जीपीए यानी कि गीगा पास्कल, गीगा पास्कल की अगर बात करें तो गीगा का मतलब होता है 10 का पावर 9 और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वांटिटी है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहता है कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में देता है, तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 का पावर 3 मिलीमीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर होता है। तो इसके जगह हम ये क्वांटिटी पुट कर सकते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3 एमएम, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 और ये हो जाएगा एमएम स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है 10 का पावर 6 जो डिनोमिनेटर में, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाए तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -6 और ये हो जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर -6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी है सबको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कंसीडर कर लेते हैं। तो किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर -3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का पावर, अच्छा यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 1 मेगा पास्कल, तो मेगा का मतलब 10 का पावर 6 और पास्कल हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 10 का पावर -6 इंटू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 0 नहीं 1 हो जाएगा। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। मतलब मेगा पास्कल का मतलब है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी तरह से अगर जीपीए को अगर चेंज करें तो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 का पावर 9 और पास्कल का मतलब है 10 का पावर -3 इंटू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पावर 9 है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू बोल सकते हैं ये हो जाएगा 10 का पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है।
तो ये सब क्वांटिटी जो है हम लोग को याद रखना है। ज्यादातर हम लोग यहाँ पे गीगा पास्कल और मेगा पास्कल इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे ही सब्जेक्ट में, ठीक। अब हम लोग स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रेस तभी डेवलप होगा किसी बॉडी में जब उस बॉडी को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। क्या मतलब है? स्ट्रेस विल डेवलप only if body is restricted। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी हम यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं और यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं P, तो ये जो बॉडी है इस पे कभी भी जो स्ट्रेस है कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये बॉडी मोशन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर ये बॉडी है और इसको हम यहाँ से पकड़ के इस तरह से खींच रहे हैं तो ये क्या होगा, बॉडी मोशन में आ गया। तो ये पूरा का पूरा बॉडी क्या हो रहा है, ये वहां से डिस्प्लेस हो जा रहा है, पूरा मोशन में आ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरीके का जो है इलोंगेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसको डिफॉर्म करना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो जिसके वजह से इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बॉडी को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि हम एक तरफ यहाँ पे फिक्स कर दिए, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉडी है ये क्या होगा, ये डिफॉर्म करेगा, जिसके कारण से यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये जो बॉडी है इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी एक और फोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फोर्स है और यहाँ पे इस तरह से कोई फोर्स लगा के हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी जो है ये इलोंगेट करेगा, डिफॉर्म करेगा, जिसके कारण से यहाँ पे इस बॉडी के अंदर में स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस इज independent of material। स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल्स। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो कंपोनेंट बना हुआ है वो किस मटेरियल का है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे 3 कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रॉड है, ये पहला रॉड है जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है, पहला रॉड जो है वो एल्युमिनियम का हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। दूसरा जो रॉड है वो हम लोग स्टील का कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा जो रॉड है वो हम लोग कोई दूसरा मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक का हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तीनों ही बॉडी जो है, तीनों ही यहाँ पे जो रॉड है वो क्या है, आइडेंटिकल शेप और साइज का है। मतलब इसका जो डायमेंशन है इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, ठीक है। लेंथ भी उतना है, उसका डायमीटर भी उतना है, सब कुछ सेम है, ठीक है। डिफरेंस बस यही है कि ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। अब इस पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स का नेचर भी क्या है, सेम है। मतलब सब में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टेंसाइल लोड, यहाँ पे भी टेंसाइल लोड, यहाँ पे भी टेंसाइल लोड, ठीक है। तो तीनों जो बॉडी है वो क्या है, आइडेंटिकल इन शेप और साइज, बट अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, एक एल्युमिनियम का, एक स्टील का और एक प्लास्टिक का। तीनों में जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, तीनों में जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम है। तो क्या जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा तीनों में अलग होगा, तीनों में क्या स्ट्रेस का वैल्यू अलग होगा या एक जैसा होगा, देख लेते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। चूंकि बोले हैं कि यहाँ पे सब आइडेंटिकल शेप और साइज का है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस ऑफ एल्युमिनियम है वो P बाई, यहाँ पे
स्ट्रेस इन स्टील जो है वो भी क्या होगा, P बाई ए। और तीसरा जो है प्लास्टिक मटेरियल में जो स्ट्रेस पैदा होगा वो भी क्या होगा, वो P बाई ए होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस है वो क्या है, बराबर है। ये भी और ये भी, तीनों में स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसी में अगर स्ट्रेन का बात करें, स्ट्रेन का एक्चुअली स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है ये समझ लीजिए कि परसेंटेज में बता रहा है कि कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उस बॉडी में, उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। इसके बारे में आगे और क्लासिफाई करेंगे हम लोग। तो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन हर केस में क्या होगा, अलग होगा। स्ट्रेन इज डिफरेंट, स्ट्रेन इज डिफरेंट इन ईच केसेस। ठीक है, तो स्ट्रेस तो सब में बराबर हुआ, लेकिन स्ट्रेन जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हमारा जो पॉइंट था स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, वो हम लोग देख लिए कि अलग अलग मटेरियल का भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रेस का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब स्ट्रेस तो डिपेंड नहीं कर रहा है मटेरियल पे, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग को समझना होगा कि स्ट्रेंथ क्या है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू या फिर लिमिटिंग वैल्यू बोल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू या फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है उस बॉडी का कैपेसिटी किसी भी लोड को बर्दाश्त करने का। अब जैसे कि अभी जो एग्जांपल लिए थे कि एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि तीनों में से स्ट्रेंथ किसका है, तो हम वहां पे बोलेंगे कि स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा है, एल्युमिनियम का स्ट्रेंथ उससे कम है, और प्लास्टिक का जो स्ट्रेंथ है सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमको कैसे पता चला, जब हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम का, ये जो एल्युमिनियम का बॉडी था यहाँ पे, ठीक है, जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उस पे मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, उसमें स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या होगा, वो जो स्ट्रेस सह सकता था, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ, उसके बाद वो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे जितना वो स्ट्रेस को वो सह सकता था, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस ये मटेरियल बर्दाश्त कर सकता था, वही जो होगा वो उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब जैसे कि हम लोग बोलचाल का भाषा में बोलते हैं, जहां इंसान का स्ट्रेंथ होता है, मतलब बोल सकते हैं जहां पे इंसान का फेल्योर होता है वहीं पे उसका स्ट्रेंथ होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैंने बोला कि आपको 2 राउंड चक्कर लगाना है ग्राउंड का, ठीक है, तो आपने पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, बोले सर हम और लगा सकते हैं, बोले चलो ठीक है लगाते जाओ, तो तीसरा लगाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरा चक्कर लगाने के बाद बोला कि सर अब हमसे चौथा चक्कर जो है वो ग्राउंड का नहीं लगेगा। इसका मतलब है, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि 3 से ज्यादा वो चक्कर नहीं लगा सकता है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 3 चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, फेल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हम ये बोल सकते हैं ये 3 चक्कर जो है वो कंप्लीट कर सकता है, यानी कि स्ट्रेंथ भी हमको वहीं पे पता चल रहा है, जहां पे उसका फेल्योर है वहीं पे उसका क्या है, स्ट्रेंथ है। तो जितना ये बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, वो स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्ट्रेस के बारे में का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली हम स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। हम लोग स्ट्रेस को डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं। बट वी कैन measure
स्ट्रेन। इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रेस को डायरेक्टली मेजर करने के लिए ऐसा कोई अभी तक कोई इक्विपमेंट नहीं बना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रेन निकालते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम लोड लगा रहे हैं तो उसमें जो होने वाला डिफॉर्मेशन है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जब हमको मिल जाएगा तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रेन को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और इसी से हम लोग फिर स्ट्रेस को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा। तो बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, स्ट्रेन इज produced in the body, then a stress comes। पहले जो है बॉडी में स्ट्रेन आता है, फिर उसके बाद जो है बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, देन स्ट्रेस कम्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर स्ट्रेस के बारे में देखें तो स्ट्रेस जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। Stress is a tensor quantity, tensor quantity। तो टेंसर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड का आवश्यकता होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। और टेंसर क्वांटिटी जो है इसमें हमें स्केलर इसमें हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और साथ ही साथ हमको यहाँ पे प्लेन भी बताना पड़ता है कि यहाँ पे जो जिस प्लेन पे वो एक्ट कर रहा है वो किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, तभी हम यहाँ पे स्ट्रेस को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस को अगर क्लासिफाई करें तो इसको हम दो पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, पहला जो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में हमारा जो एग्जांपल है, जैसे कि डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस में। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस में है, नॉर्मल स्ट्रेस है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, और दूसरा जो है वो होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस में हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि जो जब किसी भी बॉडी पे जैसे यहाँ पे ये बॉडी है और इस बॉडी पे अगर नॉर्मल लोड लगे, तो लोड के बारे में पूरा बता चुके हैं। तो नॉर्मल लोड कहने का मतलब है इसके क्रॉस सेक्शन के अगर परपेंडिकुलर अगर कोई लोड लगता है, अगर इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लोड लगता है तो वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए ये परपेंडिकुलर है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो लोड लग रहा है ये टेंसाइल लोड लग रहा है कि कंप्रेसिव लोड लग रहा है? अगर टेंसाइल लोड लगेगा तो टेंसाइल लोड का मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा टेंसाइल लोड। तो इस टेंसाइल लोड के वजह से यहाँ पे इस टेंसाइल लोड को हम मान लेते हैं P। तो इस टेंसाइल लोड के वजह से जो इस बॉडी के अंदर में स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा टी से डिनोट करेंगे। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन इसका जो भी एरिया होगा, अगर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो सिग्मा टी जो होगा टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? P बाई ए। यूनिट इसका वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो लोड है अगर टेंसाइल के जगह अगर कंप्रेसिव लोड लगे तो कंप्रेसिव लोड कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लोड है इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? वो सिर्फ बदल जाएगा। ये बॉडी के क्या होगा? ये बॉडी के इनवर्ड लगेगा, परपेंडिकुलर ही लग रहा है लेकिन ये बॉडी के क्या लग रहा है? ये इनवर्ड लग रहा है। ये फोर्स जो है ये P है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस होगा इस कंप्रेसिव लोड के वजह से जो इस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए सिग्मा सी, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई ए, और इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस समझ में आ गया। नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था सिग्मा टी इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो गया यूनिट। और कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए क्या होगा? सिग्मा सी P बाई ए, लोड अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं कि सब कुछ सेम है, लोड भी वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वही है। यहाँ पे ये टेंसाइल हो गया और यहाँ पे ये कंप्रेसिव हो गया, तो दोनों जो होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, टेंसाइल इस तरह से हो गया, कंप्रेसिव उसको क्या कर रहा है? उसको दबा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? एक दूसरे का अपोजिट नेचर है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट नेचर का है। ठीक है, तो एक टेंसाइल जो होगा वो पॉजिटिव हो गया और जो कंप्रेसिव हो गया वो क्या हो गया? नेगेटिव नेचर का हो गया। इसके बाद यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है, टेंजेंशियल स्ट्रेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए अगर कंपोनेंट जो है, अगर कंपोनेंट का जैसे ये हमारा कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के अगर हम पैरेलल या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं, हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कौन सा है? हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अगर पैरेलल अगर फोर्स लगेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो लोड है वो क्या है? टेंजेंशियल लोड है, और इसके वजह से जो इस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा? वो शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन बनाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये जो फोर्स है P इस तरह से लग रहा है और यहाँ पे ये फोर्स इस तरह से लग रहा है। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं कि फोर्स जो होगा वो दो डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से और इसको यहाँ पे इस तरह से। तो इस बॉडी के अंदर में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि ये टेंसाइल लोड के वजह से, टेंजेंशियल लोड की वजह से यहाँ पे इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसलिए इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगा वो क्या होगा? वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू, इसके लिए भी वही होगा लोड अपॉन एरिया, क्योंकि यही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, यही प्लेन है हमारा, इसी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो P बाई ए। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे इस तरह से कोई मेंबर है, जैसे बीम का एग्जांपल लें, तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आधा इस तरह से फोर्स लगा रहा है, आधा इस तरह से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा?
यहां से इस बॉडी को क्या करेगा, शियर कर देगा। ठीक है, यानी कि इस पे भी जो स्ट्रेस इसको महसूस हो रहा होगा वो कैसा स्ट्रेस होगा, वो शियर स्ट्रेस महसूस हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस पे। तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस में जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, और दूसरा जो है वो है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है इट इज नथिंग बट नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस ही है, नॉर्मल स्ट्रेस ही है। यहाँ पे ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये नॉर्मल स्ट्रेस है। अब इसको समझते हैं कि इसको इनडायरेक्ट के क्लासिफिकेशन में क्यों रखे हैं। तो बेंडिंग का मतलब होता है जब किसी बॉडी पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोड लगाते हैं तो ये बॉडी क्या होगा, ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि ऊपर से जब लोड लगा तो ये क्या हुआ, ये बेंड हो गया। तो बेंड जब होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई रॉड है और इस रॉड पे अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगर लोड लगाएं तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाले फाइबर में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और नीचे वाले फाइबर में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसको महसूस हो रहा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो ये हमारा कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस। इसके बारे में और हम आगे डिटेल में बात करेंगे, हमारा एक चैप्टर ही है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेस। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी भी बॉडी को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो इसके अंदर में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है M/I इज इक्वल टू सिग्मा B अपॉन Y, जो हम लोग आगे चल के इसको डिराइव भी करेंगे। तो सिग्मा B होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और ये हो जाएगा M इंटू Y बाई I। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। M है हमारा बेंडिंग मोमेंट, Y है न्यूट्रल एक्सिस से हमारा आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस, और I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरह से अगर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का बात करें तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का मतलब है कि जब किसी भी बॉडी को हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको पकड़ के क्या कर रहे हैं, इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर इस बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगता है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, जैसे मान लीजिए कि हम इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरह से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी क्या हो जा रहा है, ये घूम जा रहा है, ये अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे घूम जा रहा है। लेकिन अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होगा, इस बॉडी को कुछ स्ट्रेस महसूस होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो टॉवेल है, टॉवेल को जब हम इस तरह से मचोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका जो फाइबर है उसमें हमको दिखता है कि किस तरह से डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो सेम क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पे टू इक्वल एंड अपोजिट हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी को कैसा स्ट्रेस महसूस होता है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस महसूस होता है। तो यहाँ पे आगे चल के हम लोग टॉर्सन इक्वेशन पढ़ेंगे। तो टॉर्सन इक्वेशन जो होता है T/IP इज इक्वल टू टाउ बाई R, और यहां से हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। और ये जो शियर स्ट्रेस है ये नॉर्मल शियर स्ट्रेस नहीं, ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है। ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू T/IP इंटू R। ठीक है, यहाँ पे टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है, टॉर्सन शियर स्ट्रेस को बोलेंगे। T जो है वो है हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट, IP जो है वो है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और R जो है रेडियस ऑफ शाफ्ट है। तो ये पूरा कंप्लीट हम लोग का स्ट्रेस है। इसके बाद हम लोग एक स्ट्रेस के बारे में और जानते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस, तो क्रशिंग स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो लगभग जो है एक जैसा है। थोड़ा सा यहाँ पे हमको डिफरेंस देखने के लिए ये मिलेगा
कि जो क्रशिंग स्ट्रेस होता है ये किसी भी एरिया पे जो लगता है ये लोकलाइज्ड एरिया पे लगता है, ऐसा नहीं कि ये पूरे कॉम्पोनेंट पे लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस से इसको कंपेयर कर ले, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस से अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो सिग्मा सी, ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे कोई बॉडी है इस पे हम लोग जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है, इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो पूरा का पूरा ये जो बॉडी है ये कंप्रेशन में रहेगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा बॉडी जो है वो क्या होगा, ये कंप्रेशन में होगा, ठीक। लेकिन क्रशिंग में ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा बॉडी जो है वो कंप्रेशन में नहीं होता है। जैसे कि अगर क्रशिंग स्ट्रेस का अगर एग्जांपल है तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे दो प्लेट है और दो प्लेट को हम लोग जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रिविट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, रिविटिंग कर देते हैं। रिविटिंग आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या किए, दो प्लेट को जोड़ने के लिए यहाँ पे रिविट लगा दी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रिविट है, रिविट का ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो क्या होगा, ये पार्ट जो है वो यहाँ पे क्रश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वही कहलाएगा हमारा क्रशिंग स्ट्रेस। जैसे कि अगर इसको हम बाहर निकाल के इसको हम दिखाते हैं, जैसे ये हमारा रिविट है, तो ये रिविट का हाफ पोर्शन जो है, यहाँ पे हाफ पोर्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये दब जाएगा, ठीक है, यानी ये पोर्शन जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्रश कर गया, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो एरिया निकालते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे जैसे कि इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से ये रिविट है और यहाँ पे इस तरह से प्लेट है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ एक्चुअली ये क्या है, एक कर्व पाथ है, तो कर्व पाथ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टेड एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये हो गया हमारा डायमीटर डी, जो इस रिविट का डायमीटर है डी, और ये हो गया इस प्लेट का थिकनेस, जैसे ये इस प्लेट का थिकनेस अगर मान लेते हैं ये टी है, तो ये जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशन हो जाएगा टी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिंग एरिया है वो क्या कहलाएगा, डी इंटू टी, और यहाँ पे जो क्रशिंग स्ट्रेस होगा, यहाँ पे जो क्रशिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, P बाई रेजिस्टिंग एरिया यानी कि D इंटू टी, ठीक है। और इस केस में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, अगर इसका डायमीटर अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि D है, तो यहाँ पे सिग्मा C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एरिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर है यानी कि पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कंप्रेसिव स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस में, कि यहाँ पे जो बॉडी को स्ट्रेस महसूस होगा वो थ्रू आउट महसूस होगा, लेकिन यहाँ पे पूरे बॉडी को यहाँ पे महसूस नहीं होगा, उसके कुछ पार्ट पे यानी कि लोकलाइज्ड एरिया पे ही वहां पे उसको स्ट्रेस महसूस होगा।